बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। जी हाँ, 29 अक्टूबर बरोज़ मंगल। मेरे इस व्लॉग को आप कहीं संभाल के रख लें कि 26वीं आईनी तरमीम या तो कलअदम करार दी जाने वाली है, किसी पाकिस्तान तहरीक साहब JUI या किसी की भी कोई पटिशन जो है, ना ही वकला तहरीक का कोई मामला नहीं है। ये 26वीं आईनी तरमीम या तो कलअदम करार दी जानी है या दोबारा पार्लियामेंट में भेजा जाना है इसका मसवदा, इसको सही करके लेके आए। या मैं इतनी बड़ी खबर आपको दे रहा हूँ, इसकी डिटेल में आगे चल के डेफिनेटली डिस्कस करता हूँ। और डिटेल में जाने से पहले रिक्वेस्ट के चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। सबसे पहले वो खबरें जो शायद छोटी हों मगर इतनी ज़्यादा खबरों के बीच में गुम ना हो जाए, लेकिन उनका इम्पैक्ट बड़ा तगड़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज जो गैर एलानिया है ना, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है और अच्छा खासा रजिस्टर हो रहा है और मौसर भी नज़र आ रहा है। 2 दिन पहले कराची में एहतजाज हुआ और जिसमें सदर मुमलिकत, साबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब भी थे, अलीम भी थे और दीगर लोग भी थे, और उसने बाकायदा बताया कि कराची के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से क्या सोचते हैं और मौजूदा हालात के हवाले से क्या सोचते हैं। सर्टन इम्पैक्ट था। आज एक और बड़ा इम्पैक्ट हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन विंग है ना, वो कमल शोजब साहिबा की, जी हाँ, उनकी सरबराही में, उनकी क़यादत में इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा लेके अडियाला जेल के बाहर मौजूद थी और एहतजाजी मुजाहरा था और अच्छा बड़ा मौसर एहतजाज था। उसकी यानी बड़ी तादाद में खवातीन उसके अंदर पहुंची थी और फुटेजेस जो थी ना वो काउंटेबल थी, यानी आई बॉल्स को ग्रैब करने वाली थी। यानी इस तरीके से ये देखा है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वुमेन विंग जो है वो मैदान में आ गई और कहीं ना कहीं वो कुछ कह भी रही है, जो जितनी मर्दाना क़यादत है उसको भी, मुझे ऐसा लगता है। सलमान अकरम राजा साहब ने एक बार फिर बताया आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जब मेरी मुलाकात हुई थी तो इमरान खान साहब से मेरी क्या बात हुई, तो उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब के सेल के 5 दिन बिजली बंद रखी गई है। यानी घुप अंधेरे में इमरान खान साहब को 5 दिन रखा गया। जहनी टॉर्चर है सर। उन्होंने कहा 10 दिन तक उन्हें सेल से बाहर ही नहीं जाने दिया गया। मुसलसल एक जगह पे इमरान खान साहब को एक ही कमरे में, 10x8 या 6x8 का जो भी वो कहते हैं, उसमें रखा गया। उन्होंने कहा ये सख्तियाँ टॉर्चर के ज़िम्मे में आती हैं। इमरान खान इन तमाम चीज़ों के बावजूद साबित कदम है और इमरान खान साहब कहते हैं कि ख्वाह फौजी अदालत में ही मुझे भेज दें, पीछे मैं नहीं हटूँगा। सलमान अकरम राजा साहब ने यानी बताया कि इमरान खान साहब पुरज़्म है और जेल की सख्तियाँ ना उनको तोड़ नहीं पा रही, जिसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ज़हनी टॉर्चर है और इसमें कोई शक भी नहीं कि ज़हनी टॉर्चर। जस्ट कंसीडर योरसेल्फ कि आप लोगों को एक कमरे के अंदर किसी को बंद कर दिया जाए और अंधेरे के अंदर बंद कर दिया था तो उसकी क्या पोजीशन होगी। हमारे कुछ दोस्त जिनको बंद किया गया था, मैंने उनसे पूछा तो उनकी जो गुफ्तगू थी ना सुनने के लायक थी, जिसमें एक इमरान रियाज खान भी शामिल है। अच्छा जी, जबकि सलमान अकरम राजा साहब ने ना पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो तश्कील दिया गया था ना, जिसमें बताया गया था कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो कितने जज होंगे वो इलेक्शन कमीशन देगा रिटायर्ड जजेस की शक्ल में, और कितने होंगे जो लाहौर हाई कोर्ट देगा। तो एक पूरा फैसला था कितने रिटायर्ड और कितने हाजिर सर्विसेज के अंदर जज होंगे। जस्टिस शहजाद मलिक साहब थे ना, जो इनसे पहले आलिया साहबा से पहले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, तो उनकी ट्रांसफ़र भी इसलिए सुप्रीम कोर्ट में की थी, ये की गई थी कि वो इस बात पे अड़ गए थे, उनका इख्तलाफ था। वो कहते इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला ही रिटायर्ड जजेस का नहीं है, रिटायर्ड जजेस तो कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं, उनको तो कोई माल मूल खिला दे उनका कोई स्टेक ही नहीं है। हाजिर सर्विस जो हाई कोर्ट के जज हैं वो ट्रिब्यूनल की सरबराही करेंगे। तो ज़रा पंजाब इलेक्शन खतरे में है ना, वो तो जैसे खुल गए तो ख़त्म है सब कुछ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहबा, हमजा साहबा, इन तमाम, और वो तो सबसे बड़ा, इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताऊँ कौन है? ओन चौधरी साहब, ये ध्यान में रखना आपने। हाँ जी, सबसे ज़्यादा अहम ओन चौधरी साहब है। तो वो तो सब खत्म हो जाता। तो अब क्या हुआ जी, तो ज़ाहिर बात है इलेक्शन कमीशन चाह रहा था कि मुझे कुछ मखसूस नतायज चाहिए। ज़ाहिर बात है वो सारी सेटिंग एक थी जिसपे सारे मामला थे कि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून को जताना है और एक मखसूस नतायज का वो ख्वाहिशमंद था। तो और ये ट्रिब्यूनल और एक अंडरस्टैंडिंग थी उनकी काजी फाइज़ साहब के बाद जो सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो काजी फाइज़ साहब ने भी ये ट्रिब्यूनल्स बनाने का फ़ैसला किया था और तश्कील देने के ख़िलाफ़ काजी फाइज़ साहब ने जो फ़ैसला किया उसके बाद ये हुआ। उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ ना सलमान अकरम राजा साहब ने ना सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है और नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की है और सुप्रीम कोर्ट में अब देखते हैं कि केस आईनी अदालत में लगता है जो अब तक बनी नहीं, या रेगुलर बेंचेस को सुनता है या रेगुलर अदालत इसको सुनती है। लेकिन बहरहाल दूसरी बात ये कि काजी फाइज़ साहब के जाने के बाद पाकिस्तान तहरीक साहब
सुप्रीम कोर्ट में एक्टिव हुई है, जो चीज़ें उन्होंने रोक के रखी हुई थी, जैसे कि ये केस ट्रिब्यूनल, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा फैसला होगा। चैलेंज में रिव्यू में अगर इसका रिव्यू में अगर फैसला दूसरा आ जाए तो, कि नहीं हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जज ही ट्रिब्यूनल के सरबराह होंगे, तो बहुत बड़ी तब्दीली हो सकती है। निकल जाता पंजाब वाला मामला। तो इसमें अब तेज़ी आ गई है। पाकिस्तान तहरीक साहब काजी फाइज साहब के जाने के बाद 26वीं आईनी तरमीम का जो ड्राफ्ट वो तो तैयार हो ही रहा है, तो वो भी उन्होंने मामला ने कहा सब आपके सामने में ज़रा बात में लेके चलते हैं। तो काजी फाइज साहब का पीटीआई जाने का इंतज़ार कर रही थी। और यहाँ ये चीज़ें, हाँ मियाँ दाऊद साहब, आपको पता है उनका नाम, तो उसमें वकील भी हैं, तो उनकी बहुत से तारुफ है। उसमें एक यही है कि इमरान खान साहब पे जिस शख्स ने हमला किया था ये उसके भी वकील हैं। उनका एक तारुफ ये है कि जस्टिस मज़हर अली अकबर साहब के खिलाफ जो रेफरेंस भेजा था वो भी है ना। तो उनका छोटा सा तारुफ ये है कि वो वकीलों के फैसल वाडा साहब है, पावर कॉरिडोर्स के बहुत करीब है ना, उससे खबर लेते हैं, आगे बोलते हैं, उधर से कहते हैं ये पटिशन दे देते, दे देते, उधर से जो जो कहा जाता है वो कर लेते हैं। तो इसी तरह मैंने कहा कि वकला के फैसल वाडा साहब है वो, तो उन्होंने रात को एक ट्वीट किया। वो ट्वीट बड़ा मानी खेज है, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसको बिल्कुल क्रॉस चेक कर रहा है। उन्होंने रात को ट्वीट करके कहा कि 27वीं आईनी तरमीम बाद में लाइएगा। वो इंतबाह कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत और इत्तेहादियों को, इंतबाह कर रहे हैं कि फास्टन योर सीट बेल्ट। वो कह रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम बाद में लाइएगा, पहले 26वीं आईनी तरमीम बचाने की फिक्र करें। सुप्रीम कोर्ट से 26वीं आईनी तरमीम को बुनियादी हकूक से मुतसादिम करार देने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। यानी 26वीं आईनी तरमीम को बुनियादी हकूक से मुतसादिम करार देने की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। बात लेके आना जी 27वीं तरमीम, पहले 26वीं आपके उस पर फंस गई है। उन्होंने कहा लाहौर और इस्लामाबाद में कायम एक बड़े कॉरपोरेट चैम्बर में बैठकर आईनी दरख्वास्त की तैयारी भी हो चुकी है, बस वेटिंग का अमल बाकी है, यानी एक बार उसको गो थ्रू करना है और बस बाकी है। रवां हफ्ते यानी ड्यूरिंग दिस वीक या अगले हफ्ते ये पटिशन दायर भी हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। मजीद ये मियाँ दाऊद साहब हैं, मियाँ दाऊद साहब की बात की थे इतनी अथेंटिकेशन नहीं, मगर मियाँ दाऊद साहब जहाँ से बात करते हैं उस बात की अथेंटिकेशन है, इसलिए कह रहा हूँ। तो अदलिया में उन्होंने कहा है कि इस बात पर इत्तफाक राय कायम हो गया है कि 26वीं आईनी तरमीम में कुछ खामियां ऐसी मौजूद है जिसकी बुनियाद पर इसे बुनियादी ढांचे से मुतसादिम करार दिया जा सकता है। और ये अहम बात है, उसमें किसी किस्म का कोई शक भी नहीं है कि बहुत से लूप होल्स हैं 26वीं आईनी तरमीम में। आईनी अदालतों के हवाले से जज किसने करने क्या करना है, सब कुछ लूप होल्स के अंदर है, क्योंकि इतनी जल्दबाजी से काम लिया गया कि इसके अंदर सुकम पे सुकम ही मौजूद है और बाकी तजादात है। और आगे भी कोई छोटे मोटे जज और वकील नहीं बैठे देता। उन्होंने 3 साल रहना है याहिया अफरीदी ने। अब याहिया अफरीदी साहब ने फैसला करना है बांदी बन के रहना है कि चीफ जस्टिस बन के रहना है, कोई छोटी बात नहीं है। उसके बाद आने वाले जज से कुछ तो हो गए होंगे, सेल परचेज भी आप कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, तो उन्होंने ये तय करना है और ये तय हुआ है। ये जो खबर दे रहे हैं ये मियां दाऊद साहब इंतबाह कर रहे हैं। तो अब देखें जजेस या तो इसको सुप्रीम दोबारा भेजते हैं पार्लियामेंट में कि इसको दोबारा से सही करके लाएं कि क्या चबल मारी आप लोगों ने, या इस तरमीम को ही कलअदम करार दिया जाए। शायद कुछ नुकात उसके रह जाएंगे। 2028 में सूद भी तो ख़त्म होना है। मौलाना साहब से सबकी चीज़ें आज मनवा ली, सूद 2028 को ख़त्म होना है। और मज़े की बात, जितने भी मईशतदान हैं, इवन रिलीजियस स्कॉलर्स भी, उनका मुमकिन ही नहीं है 2028 तक ये ख़त्म हो। चले ठीक है, अब जो मर्जी कहते रहे मदरसों में खड़े होके मौलाना फजल रहमान साहब, मैं देखता हूँ 27वीं तरमीम कैसे आती है। तो करना था वो कर दिया, लेकिन बहरहाल जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा हूँ उसको किसी पटिशन की ज़रूरत नहीं है, उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पटिशन की ज़रूरत नहीं, उसको जमात इस्लामी की पटिशन की ज़रूरत नहीं है, उसको ज़ुबैरी साहब की पटिशन की ज़रूरत नहीं है, उसको लाहौर सुप्रीम कोर्ट की अपनी सर्वाइवल का मसला है, उसकी अपनी सेंटिटी का मसला है, उसकी अपनी रिट का मसला है, ये पाकिस्तान के आइन का मसला है। इसके बुनियादी ढांचे को मस्ख किया गया है 26वीं आईनी तरमीम के जरिए। सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंसी खत्म कर दी कि अब जज भी हुक्मरान तैनात करेंगे आप, यानी फैसले करा लो हमारा। जो पब्लिक और वो जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन में जो लोग हैं, तो जज जिन्होंने अभी जजेस भी तैनात करने हैं, तो वो क्या करेंगे? तो हर जज की कोशिश होगी ना यार इसके साथ मेरा कंफर्ट जोन बन जाए ताकि मुझे एलिवेट कर दें, ताकि मुझे वो आईनी बेंच में डाल दें। ये कहीं समझ नहीं आती।
یہ جب آپ سے ڈرامے کریں فلانے ملک میں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کسی ملک میں ایسا نہیں ہے. چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کسی ملک میں ایسا نہیں. پوچھ لیں کس ملک میں ذرا نکال کے دکھائیں، یہ بولنا ان سے آپ نے، یہ بالکل جات کی طرح بیٹھ جائیں گے. علی امین گنڈا پور صاحب ویسے اگر چیزیں سیدھی تھی تو وہ سیدھا ملاقات بھی کر سکتے تھے، ایک اسپیشل سی ایم کا پروٹوکول بھی ہوتا ہے، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی، یعنی اس کا مطلب ہے وہاں بھی معاملہ سیدھا نہیں ہے، کچھ ہے گڑبڑ ادھر. وہ ڈی چوک احتجاج کے بعد ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی، نہ ہی کروائی جا رہی تھی، تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے راہ کی رکاوٹ ختم کی ہے. انہوں نے سسٹم کے اندر گئے ہیں، جو افسر ہے نا اس کو ذاتی حیثیت میں طلب کر کے کہا ملاقات کیوں نہیں کرا رہے، وجوہات لے کے آؤ سامنے. تو پرسوں تک 31 اکتوبر یعنی پرسوں تک یہ معاملہ پینڈنگ ہو گیا ہے. بشرا بی بی صاحبہ نے حفاظتی ضمانت لی ہے اور 14 روز کے لیے لی ہے، اور یعنی کسی مقدمے میں ان کو گرفتار نہ کرنے کا حکم ان کی حفاظتی ضمانت ہے. پشاور میں تو حفاظتی ضمانت لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب ہے بشرا بی بی صاحبہ یا تو بنی گالہ موو کرنا چاہ رہی ہیں یا لاہور موو کرنا چاہ رہی ہیں. وہ جتنے دن کا انہوں نے مہمان رہنا تھا، اپنے علاج ٹیسٹ وغیرہ کروانے تھے، وہ انہوں نے کروا لیے ہیں، اور حالات بدل بھی سکتے ہیں نا سر. تو یہ چیز تھی، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں ذرا 14 روز کا یہ حفاظتی ضمانت. حفاظتی ضمانت یہ نہیں کہ شہر سے باہر جانا تو کوئی گرفتار نہ جائے، ان کو کوئی نہیں گرفتار کر سکتا. کیا اچھا جی، انصار عباسی صاحب ایک کلیم کر رہے ہیں، ذرا میں تھوڑا احتیاط سے کروں پتہ نہیں یہ ٹیسٹر ہے کیا نہیں. تو کہہ رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کی وجہ سے بشرا بی بی کو دوبارہ گرفتار نہیں کیا گیا. ڈیل نہیں کہتے، علی امین گنڈا پور کی وجہ سے بشرا بی بی کو دوبارہ گرفتار نہیں کیا گیا. علی امین گنڈا پور نے اپنے پارٹی رہنماؤں کو یہ بتایا ہے، اور ایک پارٹی رہنما نے اپنا نام نہ دینے کی شرط میں انصار عباسی صاحب کو بتایا ہے کہ پارٹی رہنما بتاتے ہیں کہ بشرا بی بی کی رہائی میں علی امین گنڈا پور صاحب نے کردار ادا کیا. علی امین گنڈا پور صاحب نے خود پارٹی رہنماؤں کو بتایا ہے، اور انصار عباسی صاحب کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع نے انہیں بتایا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو معلوم تھا کہ بشرا بی بی صاحب کو صاحبہ کو کسی اور کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا، اس لیے علی امین گنڈا پور صاحب کی جو سیکیورٹی تھی وہ بنی گالہ پہنچی تھی، اور سیکیورٹی ہے بڑی زبردست سیکیورٹی تھی، جیمر شیمر سب کچھ، وہ سی ایم کی سیکیورٹی تھی، اس پہ انہیں کہ اس بات کا پتہ تھا انہیں اس بات کا. تو علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں واحد آدمی ہیں جو ایک آئینی عہدہ رکھتے ہیں وزیر اعلیٰ، اس لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی کے ساتھ بھی رابطے میں، عمران خان صاحب سے بھی رابطے میں. وہ ڈیل والا آنسر تو نہیں کہہ رہے، انہوں نے کہا ہاں، کیونکہ دوبارہ گرفتار کرنا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا بشرا بی بی کا. کیا اس پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہے؟ مجھے تو کہیں بھی سے بھی نہیں نظر آتی. تو قانون تو فیصلہ تو مخصوص نشستوں کا بھی آیا ہوا ہے، تو عمل تو نہیں ہو رہا نا. تو اس سے بڑی کوئی مثال تو نہیں ہے میرے پاس. تو اگر بشرا بی بی صاحب کو اندر رکھنا تھا تو وہ اندر رکھنے کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی تھی. تو کم از کم اس حد تک تو شاید علی امین گنڈا پور صاحب کا ہاتھ ہوگا، انہیں بتایا ہوگا بھائی ان کو لے وہاں سے لے کے جائیں، اب ہمارے دوسرے کسی کیس کے اندر ہم نے ان کو رکھنا نہیں ہے. فقول حامد میر صاحب کے یورپی یونین کا وفد آیا ہوا ہے، اس نے پاکستان کا اسٹیٹس پلس میں تبھی لے کے آئے گا جب بنیادی انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے گا. اور جب بنیادی انسانی حقوق کا بات آئے گی تو کوئی پوچھے گا نا بھائی اس ملک کے سابق وزیر اعظم کی بیگم کس کیس میں اندر ہے. خیر بنیادی انسانی حقوق جب آج سارے جیلوں میں چلے جائے تو میرا خیال ہے آدھی جیلیں ویسی خالی ہو جائے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.